वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSM क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल्स और जानेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पादप तथा जंतु कोशिका में डिफरेंस की, तो जो पादप कोशिका होती है ये किस्म दोहरी झिल्ली की होती है और एनिमल सेल की जो एक परत की होती है एक झिल्ली की होती है। बात करते हैं प्लांट सेल्स, जो दोहरी झिल्ली होती है उसको बोलते क्या है, तो सबसे बाहरी वाली झिल्ली को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं और जो इनर सेल्स होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, और ये क्या करती है, प्रकाश तथा गर्मी से रक्षा करती है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीद लेते हैं तो क्या करते हैं, डबल पॉलीथीन लगा देते हैं। डबल पॉलीथीन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें अपनी सामान की रक्षा करनी है। उसी तरीके से जो प्लांट सेल की जो झिल्ली होती है वो दोहरी होती है, और इस दोहरी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी झिल्ली वाले को हम लोग कोशिका भित्ति, और इनर झिल्ली जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है, प्रकाश तथा गर्मी से रक्षा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्यों होती कैसे है। ये पारगम होती है। पारगम का मतलब कोई भी न्यूट्रिशंस पदार्थ एक सेल से दूसरे सेल्स में जा सकता है और आ सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पारगम। ठीक, अगर सेलवाल की बात करते हैं तो प्लांट्स की जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंगस की जो सेलवाल होती है सेलवाल, वो काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, जिससे हमारा क्या होता है, पेक्टिन बनता है। अब बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये अर्धपारगम होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक होती है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई सेल है, दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स में किसी भी न्यूट्रिशंस की अगर ज़रूरत या पोषक पदार्थ की ज़रूरत पड़ रही है तो वही पदार्थ अंदर आएंगे और अदर पदार्थ या अदर सब्सटेंस अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। एनिमल सेल अगर पूछेगा, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन। ये होता क्या है, लिपिड तथा वसा, लिपिड या वसा का और प्रोटीन का मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं सेल्स के अंदर के ऑर्गेनल्स की, कि सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसके क्या वर्क हैं। ठीक है, तो सेल्स व ऑर्गेनल्स जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, तो उनका ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, विशेष वर्क होता है। उसी तरीके से हमारे सेल्स में के अंदर जो ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम्स है, तो इनका भी एक क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। देखते हैं सबसे पहला साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इसी कोशिका के अंदर क्या भरे होते हैं, गाढ़े तरल पदार्थ भरे होते हैं। गाढ़े तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं। ठीक, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है और इसका जो काम होता है, ये कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों का संचार करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में जो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन अगर पूछ लेगा कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। इसको आपको रेस्पायरेशन के नाम के चैप्टर में डिटेल से बता दिया जाएगा। अवायवीय श्वसन में 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, फिर से देखिए, कोशिका द्रव में क्या होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्य क्या करता है, कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों का संचार करता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर ने सबसे पहले इसकी खोजा था। ठीक है, किसमें देखा था, तो कीटों की रेखित पेशियों में, और जो इसका नाम रखा था वो सीवेंडा ने नाम रखा था। ये क्या करता है, ग्लूकोज, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज अवेलेबल रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके। तो ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन मिला दी जाती है, ऑक्सीजन लेकर कौन आएगा, तो RBC का हीमोग्लोबिन लेकर आता है। ये रेस्पायरेशन में आपको बताया जाएगा। ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन मिला दी जाती है तो इसमें एक चक्र चलता है, उस चक्र को हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र को क्रेब्स ने ही खोजा था, तो उन्हीं के नाम से इसको रख दिया गया क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन आएगी वो क्या करेगा, तुरंत ATP प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। CO2 प्लस ATP और वाटर। ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या चलाएगी, क्रेब्स चक्र चलाएगी। क्रेब्स चक्र जब चलाएगी तो ATP क्या है, एनर्जी है, और CO2 और वाटर, इतनी चीज़ें बनती हैं। तो ATP का रिलीज करती है, तो इसी ATP को रिलीज करती है, ATP बनाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को किस सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है,
केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक द्रव पारदर्शी तथा तरल, और यही पारदर्शी तथा तरल होकर केंद्रक द्रव, इसी में होते हैं क्रोमैटिन धागे, और क्रोमैटिन धागे ही सघन होकर के आप निर्माण करते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। केंद्रिका जो होती है छोटी व गोल रचना है। अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में केंद्रक एक पाए जाते हैं, जैसे शैवाल तथा कवक में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पूरी क्या है, सेल है, सेल है, ये सेल वॉल हो गई, सॉरी सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में सबसे बीचों बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस, ये पूरा क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये कैसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। अगर केंद्रक द्रव की बात करते हैं तो केंद्रक द्रव के अंदर एक लिक्विड होता है, ये पारदर्शी तथा तरल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। और इसी केंद्रिका, ये जो केंद्रक द्रव है, इसी में होते हैं क्रोमैटिन, और यही क्रोमैटिन क्या करते हैं, सघन हो जाते हैं, और यही कोशिका विभाजित होने के समय क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म को डुजार्डिन ने खोजा था, और इसका जो नाम दिया था परकिंजे ने दिया था। अगर केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला देते हैं तो क्या बनाते हैं, द्विद्रव्य बनाते हैं। हक्सले ने एक प्रयोग किया था, जैसे हमारी कोई सेल्स हैं, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, राइबोसोम, ईआर, इसी में सेंट्रोसोम। ठीक है, इसी में हम लोगों का गोल्जी क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसी में क्या होता है, लिक्विड होता है। उस लिक्विड या तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी अपना एक लिक्विड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। तो हक्सले ने क्या किया, पहले ईआर को हटा लिया। ईआर को हटाया तो देखा कि ईआर का काम क्या होता है, अभी आगे बता देते हैं। ईआर क्या करता है, प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, अगर ईआर को हटा लिया तो उसका काम राइबोसोम कर दे रहा था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे करके, मतलब एक एक ऑर्गेनल्स हटाते गए, तो कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ रहा था सेल्स पर। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा किया, साइटोप्लाज्म को ही निकाल दिया। जब साइटोप्लाज्म को ही निकाल दिया, कोशिका द्रव को ही निकाल दिया, लेकिन एक जीवित रह जा रहा था, कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर अपना खुद का केंद्रक द्रव पाया जाता है। तो क्या किए कि जब केंद्रक द्रव को नहीं निकाल दिए तो सारी सेल्स क्या हो गई, खत्म हो गई, डेड हो गई। तो इसीलिए क्या बताया, कहाँ बताया कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को ही जीव द्रव्य बताया। हक्सले ने कहा जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसको बताया, जीव द्रव्य को बताया। इसका खोज किसने किया था, हक्सले ने। हक्सले ने प्रयोग करके भी बताया कि क्यों जीव द्रव्य को ही हम लोग जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स जो होती है, एक झिल्ली होती है, ये किसकी बनी होती है, तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अभी हमने उसमें प्लांट सेल्स में बता दिया कि लिपोप्रोटीन किसका बना होता है, लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। इसकी जो खोज की थी डुडुवी ने इसको खोजा था। ठीक है, अब ये इसमें होता क्या है, तो इसमें भरा होता है लाइसोसोम्स के अंदर जल अवघटनीय एंजाइम्स होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। और इस अब देखते हैं आत्मघाती थैली की कोशिका क्यों कहा जाता है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। सोसाइटियल बैग ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं, देखते हैं। सेल है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, और ये लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोलर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। कंट्रोलर्स ऑफ द, कंट्रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। कंट्रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स किसको बोला जाता है, केंद्रक को बोला जाता है। केंद्रक को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सभी सेल ऑर्गेनल्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उसी तरीके से जो लाइसोसोम्स होता है, ये सेल्स को डैमेज करता है, मारता है। क्यों करता है, देखिए, अगर जैसे मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि ऊर्जा बनाना। अब पता लगा ऊर्जा बना ही नहीं रहा है। जब ऊर्जा नहीं बना रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस को क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को समझाएगा भैया अरे बना लो। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया पता लगा अगले दिन फिर वही काम, फिर वही नौटंकी करेगा। तो क्या करता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के पास होते क्या हैं, जल अवघटनीय एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करेगा, इसी के पास, और इसमें फिल क्या होता है, साइटोप्लाज्म, तो इसी के पास जाएगा और इसमें से थोड़ा सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकाल कर किस पर गिरा देगा,
माइटोकॉन्ड्रिया पर छिड़क देता है, तो इससे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। और इसी तरीके से जब पूरी सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं, जो हमारे पूरे अगर कोशिकांग ही काम करना बंद कर देते हैं, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, अपने आप को ही फाड़ देता है और उसमें भरा क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और जब अपने आप को ही फाड़ देगा तो क्या करेगा, पूरी सेल्स ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली की कोशिका कहा जाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लवक जो होता है ये खाली प्लांट सेल में पाया जाता है। इसकी दोहरी झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लवक की खोज की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले जो सर्वप्रथम खोजा था हेकल ने खोजा था, और जो इसका प्लास्टिक नाम दिया था वो सिम्पल ने दिया था। रंग के आधार पर जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज और ये बाद में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, ये आवर्णी लवक, ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं और ये जैसे मंड का संश्लेषण करते हैं, स्टार्च का संश्लेषण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग वर्णी लवक बोलते हैं, ये रंगीन तथा दलों व फलों में पाया जाता है, दल व फलों में पाया जाता है। यह आकर्षण बनाते हैं और यही आकर्षण की वजह से ही क्या होते हैं, कीट इसमें आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं ये हमारे सेल ऑर्गेनल्स का यानी कि कोशिकांग का सबसे छोटा सूक्ष्म कोशिकांग है। इसकी खोज जो की थी प्लाडे ने की थी। ये इसका मुख्य रूप से एक ही काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। अगर राइबोसोम्स कहीं भी आ जाता है तो एक चीज़ याद कर लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण में ही मदद करेगा। राइबोसोम्स जो होते हैं 70S और 80S 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। अब 70S बड़ा होता है कि 80S, तो 70S छोटा होता है। तो 70S जो छोटा होता है तो ये छोटे कोशिकाएं यानी मतलब छोटे छोटे सेलों में पाए जाएंगे, यानी कि किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में या कोशिकांग में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में खाली 70S राइबोसोम्स होता है। अगर इसकी सब यूनिट की बात करते हैं तो 50S और 30S होती हैं। जैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, इसमें ऐसे अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स को 2 भागों में बांटा गया। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग 30S बोलेंगे और जो बड़ा वाला भाग होता है उसको हम लोग 50S बोलते हैं। ठीक, और 80S जो होता है, 80S जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कि इसका जो अगर सब यूनिट की बात करते हैं तो 60 और 40S होती है। ठीक, वही बड़े वाले भाग को 60S और 40S यानी कि बड़ी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जब प्रोटीन बनाते समय राइबोसोम्स और mRNA ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम आयंस की वजह से ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। और श्रृंखला बनाते हैं, उसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और यही पॉलीराइबोसोम से यही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःप्राद्रवीय जलिका बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो खोज की थी KR पॉर्टर ने की थी। ये सिर्फ और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अंतःप्राद्रवीय जलिका जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अंतःप्राद्रवीय जलिका है, मान लेते हैं स्ट्रक्चर है इसका, तो इसकी एक परत पर अगर राइबोसोम से चिपके हुए हैं, एक परत पर राइबोसोम चिपके हुए तो कैसे वो होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं खुरदरी अंतःप्राद्रवीय जलिका, या इसी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वाली परत पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो इससे पहले हमने बताया कि राइबोसोम्स एक काम करता है, किसका, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम इसमें उपस्थित होते हैं तो क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं SER को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं सपाट अंतःप्राद्रवीय जलिका। सपाट का मतलब चिकना। अब इस वाली परत पर हमको राइबोसोम नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जब राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो ये किसका, लिपिड या वसा या कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय या इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी काय की जो खोज की थी वो कैमलोगोलॉजी ने ही की थी, और इन्हीं के नाम पर हम लोग बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। खोज किसने किया, कैमलोगोलॉजी, और इसका नाम गोल्जी ऑपरेटस। ये पाया कहाँ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। मतलब एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में ले जाने का काम करता है। कौन करता है, तो गोल्जी का, और इसी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं।
अब बात करते हैं तो रिक्तिकाएँ जो होती हैं खाली ये प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स। अब बात करते हैं तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, और सबसे बड़ा कोशिकांग और ये क्या काम करता है, ये कोशिकाओं में नमी बनाए रखता है, यानी कि प्लांट सेल्स में क्या करता है, नमी बनाए रखता है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं और उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा। अगर इससे पहले हमारी सेल्स की पार्ट फर्स्ट आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।